नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बचन सिंह द्वारा लिखित है। इसके पहले भाग में हमने जो अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक था, वह उन तार सप्तकों का पूरा परिचय एवं पूरे कवि देखे। और आज हम अज्ञे जी का परिचय यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं। अज्ञे का जो पूरा नाम है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, और इनका जन्म 1911 में होता है और उनकी मृत्यु 1987 में होती है। अज्ञे समग्रतः प्रयोगशील या प्रयोगवादी है। आगे प्रयोगशील और प्रयोगवादी है। उनके चिंतन और कविता का सरोकार सर्व सर्जनात्मक लेखन की समस्याओं से है। आगे का सरोकार, लेखन का सरोकार क्या है? तो सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता की समस्याओं से है। छायावाद उत्तर काल में यदि किसी और को प्रयोगवादी कहा जा सकता है तो वह अपनी वाम दिशा के बावजूद शमशेर है। वह बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि छायावाद उत्तर छायावाद के बाद यदि किसी को प्रयोगवादी कहा जाए तो वह नाम वाम दिशा के बावजूद भी सभी दिशाओं के बावजूद भी शमशेर है। शमशेर का प्रयोगवाद सामान्यतः संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता। सब शमशेर का जो प्रयोगवाद है वह संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता है। पर आगे का प्रयोगवाद संवेदन के धरातल के आसपास से गुजर जाता है। आगे का प्रयोगवाद किस प्रकार का है? वो संवेदना के पास से गुजर जाता है, निकल जाता है। लेकिन शमशेर का जो प्रयोगवाद है वह संवेदना को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। ये कविताएं अभिव्यक्ति, संप्रेक्षण और सादरीकरण की समस्याएं भी उठाती हैं। उन्होंने नई कविता को एक हद तक दिशागम में कहा है। नई कविता को एक दिशा देने का काम भी आगे ने किया है। वे प्रगतिवादी विरोधी है। प्रगति के मिथक में उन्हें विश्वास नहीं। आगे जो है वह प्रगतिवाद जो था उसके विरोधी थे, उसका वह विरोध करते थे। और प्रगति के मिथक जो थे, मिथक के विरोध में भी आगे थे। व्यक्ति स्वतंत्र में उनकी दृढ़ आस्था है। आगे की व्यक्ति स्वतंत्र में आस्था थी। एक हद तक आत्मग्रस्त है। यह आत्मग्रस्तता उनके चिंतन और काव्य दोनों में मुकर है। मई की चार दीवारी से वे बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर को कुछ देना चाहते हैं, पर इस चाहत में भी गर्व की दीप्ति है। यह उनके अनुभव की अद्वितीयता की सीमा है। उनमें शब्द तराश की चमक तो है, पर अर्ध गौरव की गमक नहीं है। किंतु जहाँ वह चमत्कार मौन की मुखरता और रहस्य दर्शन से मुक्त है, वहाँ काव्य संवेदनशील बन पड़ता है। अभी यहाँ से जो उनका जो काव्य संग्रह है वह है भग्नदूत। भग्नदूत का प्रकाशन 1933 में होता है। भग्नदूत और चिंता का जो प्रकाशन है वह 1942 में होता है। इल्लेतम का प्रकाशन 1946 में होता है। यह आगे की महत्वपूर्ण रचना है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। भग्नदूत का प्रकाशन 1933, चिंता का प्रकाशन 1944 और इल्लेतम का इत्तेलम का प्रकाशन 1946 में होता है। यह आगे के प्रारंभिक संग्रह हैं। स्पष्ट है कि उनका लेखन छायावाद काल में ही प्रारंभ हो चुका था। भग्नदूत पर प्रसाद के आंसू और निराला के गीतों का प्रभाव है। आगे द्वारा जो आगे का जो ग्रंथ है भग्नदूत, इस पर प्रसाद का जो आंसू काव्य है उस आंसू काव्य का प्रभाव है, और निराला के गीतों का भी प्रभाव है। चिंता में समर्पण, पीड़ा, आत्मदमन को पुराने ढंग से नारी के मत्थे मढ़ा गया है। इल्लेतम में वे यौन वर्जनाओं के विरुद्ध जिहाद छेड़ते हैं। मूत्र सिंचित मृतिका के व्रत में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गदहा लिखकर वह असोचंतवादी एंटी रोमांटिक रुख व्यक्त करते हैं। वस्तुतः हरी घास पर क्षण भर से आगे की नई काव्य यात्रा आरंभ होती है। आगे की नई काव्य यात्रा किस रचना से प्रारंभ होती है? तो हरी घास पर क्षण भर। यह भी कविता मैंने एक विश्लेषित रूप से पढ़ाई हुई है। इसका भी वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। इत्तेलम इति प्लस आलम, इत्तिलम शब्द किस प्रकार बना है? इति प्लस आलम से ही स्पष्ट है कि आगे ने जो कुछ लिखा है
उसकी आपसे इति चाहते यानी इतिहास से आधारित। इसके बाद से नई शुरुआत उनके अंतर्गुर्भावासी की बेचैनी से है, आरंभ होती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। अंतर्गुर्भावासी कविता उनकी चिंता और कवि कर्म की कुंजी है। यानी आगे द्वारा जो आगे की जो कविता है अंतर्गुर्भावासी, यह कविता उनकी चिंता और कवि कर्म की कुंजी है। यानी आगे की कौन सी कविता कवि कर्म की कुंजी है? तो अंतर्गुहावासी कविता यह कवि कर्म की कुंजी है। वह सोरती को पहचान करके भी अनपहचाना कर देता है। इस कविता में उनका दाता स्वरूप भी उभरता है। वेष्टि के अभिमान का उल्लेख भी इसी में है। नदी के द्वीप शीर्षक कविता में कवि प्रतीकों के माध्यम से अपने को अपनी अस्मिता को परिभाषित करता है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप है। स्रोत सिवनी के, किंतु हम बहते नहीं है। यह क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। महत्वपूर्ण रहना या होना है। यानी यह बहुत बार जो स्रोत सिवनी है, यह बहुत बार पंक्ति पूछी गई है। कहाँ से पूछी गई है? किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप है। स्रोत सिवनी के, किंतु हम बहते नहीं है। यह बहुत बार परीक्षा नेट में पूछी गई है। उनका अपना निजीपन नहीं रहेगा। उनकी कविता की अभिव्यक्तियाँ एक प्रकार की सुरक्षा कवच है धारा के लिए। अवैध सो रहा है झोप, शरद कतकी पुनो आदि निसर्ग दृश्य है, पर उन दृश्यों के पार का प्रत्यय भी द्रष्टव्य है, काव्यात्मक है। प्रस्फुटन के क्षणों का मोल शफाली विजय की धूल पर चुपचाप अपने मुग्ध प्राणों से अनजाने आंक आती है। शब्दों में नया अर्थ भरने की बात वे गद्य में ही नहीं कविता में भी करते। यानी शब्दों में नया अर्थ भरने की जो बात है वह आगे कविता में नए गद्य में नहीं करते, बल्कि कविता में भी वह प्रयोग करते हैं। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथल, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही है उपमान मैले हो गए हैं। यानी आगे का कथन है कि उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ, कभी बासन आदि घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यानी जो बर्तन होते हैं वह घिस कर वह छूट जाते हैं। उसी प्रकार जो पुराने वो उपमान है वह भी आप घिस कर एकदम चिकने हो गए और वह भी आप छूटने लगे, वह भी आप मैले हो गए हैं। इसके बाद की कविताओं बावरा आहेरी, यानी आगे की महत्वपूर्ण रचनाएं है। बावरा आहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, यह महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है उनका। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, मैं सन्नाटा बोलता हूँ, आदि में उनके पूर्ववर्ती प्रत्यय का कॉन्सेप्ट, शब्द रचना प्रक्रिया, प्रकृति चित्र, प्रेम, मृत्यु, समर्पण, आत्मदान, मौन रहस्य को ही सूक्ष्मतर ढंग से अभियुक्त किया गया है। सभी कविताओं में व्यक्तित्व की अद्वितीयता का सार तत्व अवश्य मिलेगा। समर्पण और आत्मदान में बुनियादी अंतर नहीं है। गणितीय शब्दावली में कहा जाए तो दोनों की आधार रेखा अह ही है। बावरा आहेरी एक कविता है। द्वीप अकेला में लिखते, यानी आगे जी द्वीप अकेला जो कविता है उसमें लिखते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह अंकुर फोड़ धरा को कवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अद्भुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह द्वीप अकेला स्नेह भरा। यह बहुत बड़ी पंक्ति है। आंगन के पार द्वार संग्रह की कविता भीतर जागा दाता में उनका आत्मदान भी अहग्रस्त है। उनका दाता बोलता है, लो यह सागर मैंने तुम्हें दिया, लो यह हरी भरी धरती, यह संवस्था कामधेनु मैंने तुम्हें दी, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया अब तुम्हें दिया। दान की सूची में अन्य वस्तुएं भी सम्मिलित है। इस दान में दाता का स्तंभ इतना मुकर हो गया है कि दान और मौन भाषा को दरकिनार कर दिया गया है।
उन्होंने लिखा है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यानी आगे का यह महत्वपूर्ण कथन है और ये परीक्षा में पूछा गया है बहुत बार। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। पूछा जा सकता है कि भीतर दाता जागा में कितना सच सच और कितना मौन अभिव्यंजना है। कठिनाई यह है कि वह सेतु है जनजीवन की जस्तरिक प्रवाहिनी से अस्प्रद, वह मानव प्रतिनिधि है, भीड़ से पृथक वह हवाई यात्री है, नर की अनझिप आँखों में नारायण की व्यथा की कल्पना करने वाला अभिजात, दिन दिन पर दिन जनजीवन से उसकी दूरी बढ़ती जाती है। तब अनुभव की मिट्टी में तपे हुए कण कहाँ मिलेंगे? जहाँ भी मिले उसके पास बौद्धिक अनुभव की भट्टी जरूर है, इसे वह कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। यदि संभव हो तो मौन में भी वह शब्दों का ही अर्थगर्भ उपयोग नहीं, अर्थगर्भ मौन का भी उपयोग करता है। यानी मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो। यानी कहीं पर कुछ करना है तो मौन की भी एक भाषा होती है। वह मौन की भाषा का चित्रण करते हुए बताते हुए वह कहती है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो। मुझे तीन दो शब्दों में वह मौन शब्द की भी मांग करता है। आगे की देखा देखी शायद ही कोई महत्वपूर्ण कवि को जिसने शब्द की मांग न की हो, मौन की आकांक्षा न की हो, पर कविता में मौन की मांग जितनी बढ़ती गई उतना बड़बोलापन भी उतना ही बढ़ता गया। यानी कविता में जितने मौन शब्दों की मांग हुई, मौन शब्दों को अपनाया गया, मांग हुई, उतना ही बड़बोलापन भी बढ़ता गया। आंगन के पार द्वार की अंतिम कविता असाध्य वीणा में मौन भी है। यानी आंगन के पार द्वार, यह जो आगे का काव्य संग्रह है, उनकी अंतिम कविता जो है आंगन के पार द्वार की, वह है असाध्य वीणा, यह भी मौन भी है। यानी जो जो प्रियवद जो है वह असाध्य वीणा वीणा जो वह बजाता है, छेड़ता है, तो वह मौन धारण करके पूरे समर्पण के साथ उस वीणा को प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। आंगन के पार द्वार की अंतिम कविता असाध्य वीणा में मौन भी है, समर्पण भी है, अद्वैत भी है, रचना प्रक्रिया भी है, रहस्य भी है, यदि नहीं है तो संवेदना। यानी बच्चन सिंह असाध्य वीणा में कौन सी बात नहीं है कहते, तो संवेदना नहीं है। शब्द प्रयोग में अद्भुत तराश, चमक, ध्वनि और चमत्कार है। एक दर्शन या प्रत्यय को लेकर शुरू होती कविता उसी में लीन हो जाती है। यह उनकी प्रतिनिधि कविता मानी जा सकती है। यानी बच्चन सिंह जो है असाध्य वीणा कविता को आगे की प्रतिनिधि कविता मानते हैं। वस्तु और रूप की दृष्टि से भी जिस ध्यान संप्रदाय जैन बुद्धिज्म को इस कविता का आधार बनाया गया है, यानी असाध्य वीणा कविता को कविता जो है किसका आधार है, तो वह ध्यान संप्रदाय जैन बुद्धिज्म, यानी जैन संप्रदाय बुद्धिज्म कविता, इसके आधार पर ही वह जो कविता है असाध्य वीणा लिखी गई है। अशब्द संप्रदाय भी कहा जाता है। अन्य सिद्धांत शब्द सिद्धांत है, अन्य सिद्धांत लेख है, यह अलेख है। अन्य सिद्धांतों में बुद्ध के उपदेश को, तो उनमें बुद्ध का मन या हृदय, यही कवि की अंतर्मूर्खता है। और अंतर्मूर्खता के संगठन की जटिलता, पदबंधों को विशिष्ट ढंग से संगठित करके उन्हें गुण युक्त बनाया गया है। नाद, लय, वैविध्य, विशेषण, वक्रता, विस्मयात्मकता और विराट अर्थबोध युक्त शब्दों का चुनाव, संबोधन, प्रगीतात्मकता, लघु दीर्घ वाक्यों के छंदत्व से संगठना का जो ग्राफ बनता है, साज सज्जा है, अलंकरण है, काव्य कौशल्य और उक्तियों की भी कमी नहीं है। उसने स्वयं कहा है, यानी आगे ने स्वयं कहा है, यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ। यानी आगे खुद को कहते कि मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। यानी आगे कहते कि मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, और काव्य तत्व की जो खोज होती है, काव्य तत्व की खोज करते करते मैं कहाँ तक गया हूँ। किंतु उसकी उक्तियाँ सुक्तियों में बदलकर चमत्कारिक हो उठती है। अपने को, अपने कथित सत्य को बार बार प्रक्षेपित करने का
प्रयास उसने अपने अनुभव संसार से काटकर एक बौद्धिक विश्व में बंद कर देता है। पाठक उसकी संवेदना से कोई रिश्ता नहीं बना पाता, क्योंकि वह काव्य युक्तियों की गुंथियाँ सुलझाने में लग जाता है। अपने जीवन जगत से भिन्न किसी आगे दुनिया में पहुंचकर वह अजनबियत का बोध करता है। इसके उत्तर में आगे एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। यह आगे की महत्वपूर्ण पंक्ति है। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया दिखता, तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। वाह क्या बात है। आगे की यह पूछे जाने योग्य पंक्ति में फिर से पढ़ता हूँ। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया दिखता, तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। आगे संस्कारी कवि है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह आगे को संस्कारी कवि कहते हैं। भाषा के प्रति उनमें भी शब्दों के प्रति अत्यधिक सचेत और सत्कर्ता चिंतन के क्षणों में उन्होंने शब्दों पर विचार किया है। कविता में भी यह विषय वस्तु बनकर आया है। उनके काव्य विषय में यही शब्द खोजने के साथ साथ वे अपने को भी खोजते रहे हैं। शब्दों के अर्थगर्भ उपयोग की चरम परिणति अर्थगर्भ मौन में होती है। अर्थगर्भ मौन तो उनके जीवन में भी था, पर सर्वत्र अर्थगर्भ मौन संग नहीं पाया है। जगह जगह अर्धगर्भ मुखरता का भी संत्रिवेश हुआ है। दो शब्दों के बीच की फाकों या अंतरालों पर भी उनकी दृष्टि गई है। शब्द के मौन और शब्दों के बीच के कंध में छिपे अर्थों की और सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई। आगे के कला प्रयोगों से सीखने की आवश्यकता होती है। यानी जहाँ पर महत्वपूर्ण है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। आगे ने प्रगतिवादियों का विरोध जिन मुद्दों पर किया है वे गलत नहीं है। यानी आगे ने किसका विरोध किया है? तो आगे ने प्रगतिवादियों का विरोध किया है, और जिन मुद्दों के आधार पर किया है वह गलत नहीं है, सही है। उनके अधिक मुखर विरोध तो मुक्तिबोध ने किया। यानी प्रगतिवादियों का जो विरोध आगे से अधिक मुक्तिबोध ने किया है। मानवीय मूल्यों के नाम पर वे जिस रहस्य को रेखांकित करते हैं वह दर्शन अस्तित्ववाद के मुहावरों में जिंदगी से कट जाता है, और कविता सामान्य जीवन और हवाई उड़ान के बीच प्रतीकों में अटक जाती है। प्रतीक अक्सर रहस्य लोग में भटका देते हैं। अभी यहाँ पर जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि है उनका नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में होता है और उनकी मृत्यु 1964 में होती है। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रतीकवाद का रासायनिक मिश्रण है। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद भी मिलता है, प्रगतिवाद भी मिलता है, और उन दोनों का मिश्रण, रासायनिक मिश्रण मिलता है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी है और प्रगतिवादी भी। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं? यह महत्वपूर्ण कथन है कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी है और प्रगतिवादी भी है। और ये बच्चन सिंह का कथन है और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कवि कौन है? तो आगे मुक्तिबोध, शमशेर ऐसे नाम दिए जाएंगे। तो मुक्तिबोध यह प्रयोगवादी भी है और प्रगतिवादी भी है, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियाँ उन्हें मान्य नहीं है। वे न छायावाद से संतुष्ट थे, न प्रयोगवाद से, और न प्रगतिवाद से। छायावादी अनुभूतियाँ बृहत्तर मानवीय सरोकारों से जुड़ी नहीं थी। उनमें एक प्रकार का आत्मपरक सम्मोहन था, अतिशय भावुकता और आध्यात्मिकता थी। प्रयोगवाद का प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद और मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण उन्हें पसंद न था। प्रगतिवादी ढर्रे पर मार्क्सवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति को वे संकीर्णता मानते थे।
नई कविता की निस्सहाय नकारात्मकता की सच्चाई को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि कुछ और चाहिए और यानी वह मुक्तिबोध क्या कहते हैं, नई कविता की निस्सहाय नकारात्मकता है की सच्चाई को स्वीकार करते हुए, यानी नई कविता की जो निस्सहायता नकारात्मकता है उसको मुक्तिबोध स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कुछ और चाहिए और वह चाहिए जो जीवन को उसकी समग्रता, उसकी सारी विशेषताओं सहित प्रकट करे। जीवन को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनिवार्य है। वे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में मार्क्सवादी थे। यानी मुक्तिबोध यह सिद्धांत के आधार पर और व्यवहार के आधार पर भी वह दोनों तरीके से मार्क्सवादी थे। पर कविता में अभिव्यक्ति की अनेकानेक पद्धतियों, कलात्मक विधियों और सौंदर्यवत्ता के समर्थक थे, उन जिन्हें प्रगतिवाद के उपेक्षित कर रखा था। प्रयोगवाद का एक पक्ष था आत्मग्रस्तता। वे इससे परिचित ही नहीं थे, किन्हीं अर्थों में स्वयं आत्मग्रस्त थे। इससे मुक्त होने के लिए उन्होंने सामाजिक बदलाव की व्यापक समस्याओं तथा उनके हल से संबंध क्रियात्मक कर्मों से सम्मिलित होने की पहल की। यह पहल कोरी बौद्धिक नहीं थी, बल्कि बेहद बेचैनी का परिणाम थी। बेचैनी मन की इस अभिव्यक्ति को तार सप्तक की अंतर्दर्शन, आत्मसंवाद और एक आत्मवक्तव्य की कविताओं में देखा जा सकता है। एक आत्मवक्तव्य में कवि कहता है, खूब काट छाट और गहरी छील छाल, रंदों और बसूलों से मेरी देखभाल, मेरा अभिमान, मेरा अभिनय, मेरा अभिनव संशोधन, अविरत क्रमगत रंदा और बसूला भूरी भूरी खाक धूली में भी है और उनकी अति दीर्घ कविता अंधेरे में भी है। यानी उनकी जो लंबी कविता लिखने में प्रसिद्ध है मुक्तिबोध, तो उनकी अंधेरे में जो कविता ये एक लंबी कविता है। उनकी आत्मग्रस्तता को बेरहमी से छील कर अपना अभिनव संशोधन करते चलते हैं। स्पष्ट है कि वे गहरे अंतर्द्वंद्वों और विशिष्ट मानवीय अभिप्राय के कवि हैं। यह संशोधन अभिनव तत्कालीन हिंदी कविता की सौंदर्य चेतना, कला समस्या और मंतव्य का भी है। मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह, यानी मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह महत्वपूर्ण है। भूरी भूरी खाक धूली जो 1980 में प्रकाशित होता है और चांद का मुँह टेढ़ा है, यह 1964 में प्रकाशित होता है। भूरी भूरी खाक धूली का प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु उनमें संग्रहित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से दूसरे संग्रह की रचनाओं से पहले की है। यानी जो भूरी भूरी खाक धूली जो मुक्तिबोध की काव्य संग्रह है, उसका प्रकाशन बाद में हुआ, किंतु उनमें जो संग्रहित कविताओं का जो कालक्रम है, वहाँ की जो है दूसरे कविता संग्रह की रचनाओं से पहले की है। पहले संग्रह की रचनाएं चांद का मुँह टेढ़ा है की प्रास्ताविक है। यानी पहले संग्रह की जो कविता, पहला संग्रह का नाम क्या है, भूरी भूरी खाक भूरी, भूरी भूरी खाक भूरी, भूरी भूरी खाक धूली की जो कविता है, वह जो है चांद का मुँह टेढ़ा है कि वह प्रस्तावना है। संग्रह की रचना चांद का मुँह टेढ़ा है कि प्रास्ताविक है, यानी प्रस्तावना है, भूमिका है। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। यह भी बात याद रखिए कि मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। चूंकि उस कवि को खबरों का पता है, इसलिए वह हंसता नहीं, यह उसकी वर्तमानता है। कहीं बृहदारक पक्षी सिर पर सांवले पंख फैलाकर मंडराता है, कहीं अंधेरे में टूटी सीढ़ियाँ है, कहीं खाकी खतरे है, कहीं मालव निर्झर की कंचन रेखा है। इस व्यवस्था में हर आदमी उचक कर चढ़ जाना चाहता है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस रेल पेल में सब लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा है। अंत वह इस व्यवस्था को क्रांतिकारी तरीके से बदलना चाहता है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। कवि व्यंग करता है, वैसे यह जिंदगी भोजन है, मौज है। यानी वैसे यह जिंदगी भोजन है, मौज है, यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। इन प्रास्ताविक कविताओं की व्यवस्था चांद का मुँह टेढ़ा है
की रचनाओं में और भी अधिक जटिल तथा संघन बिंबवलियों तथा बीहड़ देशी प्रतीकों द्वारा की गई है। वे आत्मसंघर्ष में वर्गांतरण की चर्चा करते हैं। वर्ग संघर्ष उनमें सर्वत्र मौजूद है, यानी वर्ग संघर्ष का चित्रण भी मुक्तिबोध करते हैं और उनमें सर्वत्र यानी सभी रचनाओं में वर्ग संघर्ष दिखाई देता है। परिवर्तन के लिए वे सशस्त्र क्रांति के समर्थक है, यानी परिवर्तन करने के लिए मुक्तिबोध सशस्त्र क्रांति करने के लिए तैयार है। उनका मूल उद्देश्य है, यानी मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। और उनका उद्देश्य क्या है मुक्तिबोध का? समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे, यानी शोषण मुक्त की समस्या, शोषण को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। फिर भी रामविलास शर्मा कहते हैं, यानी मुक्तिबोध के बारे में रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? पर यह सत्य है कि मुक्तिबोध के मानसिक संघर्ष का एक कारण मार्क्सवाद के प्रति उनका गहरा आकर्षण तथा उसे पूरी तरह स्वीकार न कर पाने की विवशता थी। इस विवशता के पीछे उसी तरह की विचारधाराएं और काव्य प्रवृत्तियाँ थी जिनके प्रभाव से प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलनों का प्रसार हुआ था। यानी रामविलास शर्मा मुक्तिबोध के बारे में क्या कहते हैं कि पर यह सत्य है कि मुक्तिबोध के मानसिक संघर्ष का एक कारण, यानी मुक्तिबोध ने जो मानसिक संघर्ष किया उसका एक महत्वपूर्ण क्या था कि उस पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, उनका गहरा आकर्षण था। यानी मार्क्सवाद के प्रति गहरा आकर्षण या ज़्यादा आकर्षण मुक्तिबोध का था, इसलिए वह एक मानसिक संघर्ष करते थे, यह बात सत्य है। तथा उसे पूरी तरह स्वीकार न कर पाने की विवशता थी, यानी मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे, इस पर पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पाते थे, इसलिए वह विवशता थी। इसी विवशता के पीछे उसी तरह की विचारधाराएं और काव्य प्रवृत्तियाँ थी जिनके प्रभाव से प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलनों का प्रसार हुआ था। यदि मुक्तिबोध की रचनाओं में मार्क्सवाद की पूर्ण स्वीकृति नहीं है तो क्या अराजकवादी कवियों में है? शर्मा जी का यह कथन क्या वह आलोचना नहीं है जिसे मुक्तिबोध आत्मबद्ध कहते हैं? निर्मल वर्मा उन्हें मार्क्सवादी ही मानते हैं, यानी मुक्तिबोध को निर्मल वर्मा मुक्तिबोध को मार्क्सवादी मानते हैं। लेकिन उनका प्रश्न दूसरा है, क्या यह विकल्प जीवन का सार्वभौम सत्य है? सत्य उन्हें मार्क्सवाद में मिल सका? यह प्रश्न अब अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बहस के लिए उभर आया है। मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि है, यानी मुक्तिबोध मार्क्सवादी है, मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि है। बच्चन सिंह मुक्तिबोध को आत्ममंथन के कवि मानते हैं। इस मंथन में कालकूट भी निकलता है और अमृत भी। कालकूट वह स्वयं पीते हैं और अमृत दूसरों को बांटते हैं। इस मंथन में उनका आत्म आलोचन, सभ्यता समीक्षा, आधुनिक बोध, रचना प्रक्रिया, मानवीय अभिप्राय, क्रांतिकारी परिवर्तन आदि सभी कुछ सम्मिलित है। किसी एक कविता को उठा लीजिए, उनमें यह सब कुछ मिलेगा। किसी में कुछ तत्व प्रधान है तो किसी में कुछ। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने समग्रता एक ही कविता लिखी है। उनके कविताओं को मिलाकर भी एक ही कविता, यानी सभी कविताओं को मिलाकर एक ही कविता बनती है मुक्तिबोध के। मुक्तिबोध ने अपने चारों ओर फैली पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हताशा, आतंक, मूल्यहीनता, उपभोक्तावाद आदि को देखा ही नहीं, ज्ञानात्मक संवेदना के स्तर पर अनुभव किया था। चूँकि वे सबसे पहले कवि है, इसलिए उसने आत्म अभ्यंतरित भी किया था। यानी बच्चन सिंह का यह कथन मुक्तिबोध के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। मुक्तिबोध ने अपने चारों ओर फैली पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हताशा, आतंक, मूल्यहीनता, उपभोक्तावाद आदि को देखा ही नहीं, ज्ञानात्मक संवेदना के स्तर पर अनुभव किया। यानी जो भी शोषण है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार, हताशा, आतंक है, मूल्यहीनता, उपभोक्तावाद है, इन सभी को मुक्तिबोध ने देखा था और देखा भी और अनुभव भी किया था। चूँकि वह सबसे पहले कवि है, इसलिए उसे अभ्यंतरित भी किया था। अब ज्ञानात्मक संवेदनात्मक ज्ञान में बदल जाती है।
इसकी सार्थक पुनर्रचना कविता में होती है। उसका अपना एक पक्ष है, जनता का शोषित पीड़ित जनता का पक्ष, लेकिन वह भी देखता है कि इस पक्षधरता के लिए उसकी अपनी क्या हैसियत है। वह मध्यवर्गीय आत्मग्रस्तता से जिससे उस समय के शलाका पुरुष रागबद्ध थे निकलना चाहता है। अंतः कुत्सित मार्क्सवादियों की फुटकार शैली नहीं अपनाता, इस घेरे से अपने साथ तत्कालीन कविता को भी मुक्त करना चाहता है। उनका सारा जोर जीवनानुभूति पर है। समाज में फैली उजले गंदले प्रवाह में धंसकर वह स्वयं से बातें करता है। आत्मा लाभ में लय होता है। उसे सभ्यता समीक्षा भी करनी है। सभ्यता के इस फैलाव या बिखराव को एक सूत्र में पिरोने के लिए फंतासी से बेहतर कोई काव्य उक्ति नहीं हो सकती, किंतु एक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए एक जीवन दृष्टि की आवश्यकता थी। यह दृष्टि कवि को मार्क्सवादी से मिली थी। यानी मुक्तिबोध को जो निष्कर्ष तक पहुंचने की जो दृष्टि थी, जीवन दृष्टि थी, वह दृष्टि कवि को मुक्तिबोध को मार्क्सवाद से मिली थी। जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा। यूँ वे तिलक और गांधी के प्रति भी श्रद्धावान थे। यानी मुक्तिबोध तिलक यानी जो लोकमान्य तिलक थे, जो जाहल मतवादी थे, और गांधी जो थे वो गांधी जी से और तिलक से वह प्रभावित थे मुक्तिबोध। कविता के रचनात्मक संयोग कविता के लिए और जीवन के भयानक अंधकार को चीरने के लिए एक चिंगारी भी जरूरत थी। वह चिंगारी मार्क्सवाद था। अपनी कविता में इसका उपयोग वे मुख्यतः दो स्तरों पर करते हैं, बुद्धिजीवी के स्तर पर और छापामार युद्ध के स्तर पर। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और दिमागी गुहा अंधकार बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी है। यानी ये जो लंबी कविताएं है मुक्तिबोध की, उसमें है पहली कविता भूल गलती और दूसरी है ब्रह्म राक्षस और जिंदगी गुहा अंधकार। यह बुद्धिजीवी वर्ग की ट्रेजेडी बताती है, पर इस ट्रेजेडी के बाहर आने का रास्ता उसे मालूम है। भूल गलती में शायद सूफी आलिम फाजिल मनसबदार की कतारें सलाम में झुकी है। अन्य कविताओं में भी बुद्धिजीवी की नपुंसकता को उभारा गया है। अंधेरे में भी वह कहता है सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन किरवाक चिंतन शिल्पकार नर्तक चुप है। पर भूल गलती में एक और व्यक्ति है, सामने बेचैन भावों की अजब तिरछी लकीरें से कटा चेहरा की, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी, वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून की वह कैद कर लाना गया ईमान। यह ईमान बेमालूम दरों के इलाकों में लश्कर मुहैया करने के लिए गुम हो जाता है। यह है उसकी फैंसिस। दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उटांग के बुद्धिजीवी का काम प्रभामय संस्कृत अध्ययन कक्ष में बहस करना है। संभवतः वह कोई सेमिनेरियन रहा होगा। आज तो इनकी संख्या और बढ़ गई है। उनका मुख्य उद्देश्य है स्वयं को चाहते और स्थापित करना। अह को तथ्य के बहाने मुक्तिबोध के समय में बहुत से अहंवादी थे। अब तो वे भी महंगाई की तरह रोज रोज बढ़ते, यानी अहंवाद जो था वह मुक्तिबोध के समय में था और आज के वर्तमान में वह महंगाई की तरह बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्म राक्षस भी उसी प्रकार आत्मग्रस्त और आत्मचेतस है। यानी आत्मग्रस्त और आत्मचेतस से कविताओं में ब्रह्म राक्षस भी कविता है। विश्व चेतस होना कठिन था। अपने आप में आत्मग्रस्त पांडित्य में डूबा हुआ बुद्धिजीवी ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस लोक जीवन से लिया गया मीतक है। यानी ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस यह कहाँ से लिया हुआ मीतक है? संस्कृति से, राजनीतिक से, लोक जीवन से। तो लोक जीवन से लिया हुआ ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस लिया हुआ मीतक है। उसका दावा है कि सूर्य तक उसे प्रणाम करता है। वह मार्क्स, एंगेल्स, टाइनबी की व्याख्या करता है, लेकिन वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। बुद्धिजीवी अपने आप में
तिरस्करणीय नहीं है, बरसते वह विश्वचेतस हो और अपने ज्ञान का संवेदनात्मक स्तर पर बावड़ी के बाहर प्रसार करता हो। इसलिए कवि उसका सजल सजल ऊर शिष्य होकर किसी निष्कर्ष तक पहुँचने की आकांक्षा व्यक्त करता है। ब्रह्म राक्षस और तरह के भी है। छद्म ब्रह्म राक्षस मानव मस्तक में है निकले। कुछ ब्रह्म राक्षसों ने पहनी गांधी जी की टूपी चप्पल, जहाँ गांधी जी पर नहीं उनकी टूटी चप्पल पहनने वालों पर व्यंग है। सभ्यता समीक्षा पूंजीवादी सभ्यता समीक्षा है। तुलसीदास के जनकाल का बदला हुआ रूप। इस व्यवस्था में शोषिता स्त्री के गर्भ से मरे हुए बालक जन्म लेते हैं। यह है आधुनिक सभ्यता संकट की प्रतीक रेखा। इस व्यवस्था को वह बदलना चाहता है, लेकिन वह तुम लोगों से दूर है। फिर भी मैं अपनी सार्थकता में खिन्न हूँ, विष से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए मैं मेहतर चाहिए, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था के विध्वंस में लगे लोगों का साथ देना आवश्यक है, किंतु अकेले ही तुम्हारी ही वह सिर्फ नहीं होगी कहानी। अंधेरे में अत्यंत प्रदीर्घ कविता, यानी अंधेरे में यह प्रदीर्घ यानी अंधेरे में यह लंबी कविता है। अंधेरे में पूरी सभ्यता डूबी हुई है। मुक्तिबोध महावाराह की तरह अंधेरे में रूपी धरती का उद्धार करना चाहते हैं। इस कविता में उसकी इच्छा, डर, आतंक, मूल्य बदलाव आदि का बेवड़ीवार समावेश है। आरंभ में एक रक्तालोक स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है। यह उनके विभाजित व्यक्तित्व का सकारात्मक अंश है। यानी अंधेरे में कविता में जब प्रारंभ में एक रक्तालोक यानी रक्त से भरा हुआ एक स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है। यह स्नात पुरुष जो है, यह विभाजित यानी मुक्तिबोध के विभाजित व्यक्तित्व का सकारात्मक अंश दिखाई देता है। अन्य कविताओं में भी वह अक्सर दिखाई पड़ जाता है। दूसरे बद्ध में वही मैं को बाहर आने के लिए सांकले बजाकर आहूत करता है। यही वह मैं में मैं गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। तीसरे बद्ध में संगीत नौकों के चमकते जंगल का डरावना झुलस है। चौथे में मुक्तिबोध का चिर परिचित जीना है। पांचवा बंद दीप्ति वलयनित रत्नों से भरा है। छठे में जनता का भविष्य है। सातवें में अभिव्यक्ति खतरे का उल्लेख है और आठवें में युवकों का व्यक्तित्वांतरण होता है और आत्मसंभवा पर परम अभिव्यक्ति की उपलब्धि। यानी कहा जाए तो जो अंधेरे में जो लंबी कविता है, अंधेरे में लंबी कविता में क्या क्या है, उसके छंदों में या बंद में क्या क्या बताया है, यह हम देखते हैं। यह पूछा जा सकता है। आरंभ में एक रक्तालोक पुरुष, यह तो हुआ उसके विभाजित। हाँ, यानी पहले छंद में या पहले बंद में एक रक्तालोक स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है। दूसरे बंद में वही मैं को बाहर आने के लिए साकल यानी जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, वही मैं को अपने खुद को व्यक्त करता है और वो मैं के कमरे में बंद है और उससे बाहर आने की कोशिश करता है। मैं में गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। यानी मैं में कौन सा संबंध है? गुरु का और शिष्य का। तीसरे बंद में संगीत नौकों के चमकते जंगल का डरावना जुलूस है। यानी तीसरे बंद में अंधेरे में कविता के तीसरे बंद में जो संगीत नौका है, संगीत नौकों के चमकते जंगल का डरावना जुलूस बताया है, वर्णित है। चौथे बंद में मुक्तिबोध का चिर परिचित जीना है। यानी अंधेरे में कविता के किस बंद में मुक्तिबोध का चिर परिचित जीना बताया है या वर्णित है? तो चौथे बंद में अंधेरे में कविता के चौथे बंद में स्वयं मुक्तिबोध का चिर परिचित जीना है। पांचवा बंद दीप्ति व लयित रत्नों से भरा। यानी पांचवें बंद में क्या बताया है? तो दीप्ति व लयित रत्नों से भरा हुआ यानी बताया है।
छठे बंद में जनता का भविष्य बताया है, जनता के भविष्य का वर्णन किया है। सातवें बंद में अभिव्यक्ति खतरे का उल्लेख है और आठवें यानी सातवें छंद में अंधेरे में कविता के सातवें छंद बंद में अभिव्यक्ति जो है वह खतरे में है, इसका उल्लेख किया है, इसका वर्णन किया है। और आठवें बंद में युवकों का अभिव्यक्तिवांतरण होता है और आत्मसंभावना परम अभिव्यक्ति की उपलब्धि बताए। यानी अंधेरे में कविता यह 8 बंदों में है, 8 बंदों या छंदों में है। इसमें न अस्मिता की खोज है और न अस्तित्ववाद रहस्यवाद। इसमें अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश का संघर्ष है। यानी अंधेरे में कविता में क्या है, तो अंधेरे के विरुद्ध में संघर्ष है। यानी अंधेरे से अंधेरे से और गुजर कर उजाले की ओर जाना, इसी संघर्ष में ही उसकी अपनी रचना प्रक्रिया आत्मसंभावना परम अभिव्यक्ति होती है। रचना आत्मसंभावना ही हो सकती है, लेकिन उसकी रचना सिद्ध अवस्था की नहीं, साधना अवस्था की है। यानी मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, तो सिद्ध अवस्था की नहीं है, साधना अवस्था की है। अंततः उसे अपने अंतर विरोधों की पड़ताल करनी पड़ती है, उसे डरावने जुलूस का सामना करना पड़ता है। उस जुलूस का जो संगीत नोकों का चमकता जंगल है, इसमें कर्नल, ब्रिगेडियर, आलोचक, विचारक, कवि तथा शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी शामिल है। यानी अंधेरे में कविता में कौन कौन शामिल है या कौन कौन पात्र है, तो इसमें है कर्नल, ब्रिगेडियर, आलोचक भी है, विचारक है, कवि है, शहर का कुख्यात यानी शहर का डरावना जो हत्यारा है, उस हत्यारे का नाम है डोमाजी उस्ताद, वह भी शामिल है। डोमा उस्ताद के साथ आलोचक, विचारक और कवि की कलई भी पहुँच दी गई है। यानी डोमा उस्ताद के साथ कौन कौन है, या डोमा उस्ताद के साथ डोमा उस्ताद के पक्ष में कौन है, आलोचक है, विचारक है और कवि की कलाई भी है। प्रश्न है, आप तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यानी उस अंधेरे में कविता में प्रश्न है कि आप तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मुक्तिबोध की रचना और जीवन इसका उत्तर है। इसकी रचना प्रक्रिया को भी इसी संदर्भ में समझना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग से उसे कोई आशा नहीं है। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास पर जनता उसके साथ है। इन अनुभवों को वह दीप्ति वलयित, संवेदनात्मक और विवेक युक्त बनाता है। वह अनुभव कर रहा है कि युवकों का अभिव्यक्तारण होता जा रहा है। व्यक्तिवांतरण के बाद सही कविता, पक्षधर कविता स्वतः अद्भुत हो उठती है। एक लंबी साधना और अभिव्यक्त प्रक्रिया के बाद परम अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। मुक्तिबोध वस्तु और रूप में पार्थक्य नहीं मानते, अंतः रूप पर पूरा ध्यान देते हैं। आत्मसंघर्ष को रूपायित करने के लिए आत्मालाप की शैली अपनाना आवश्यक था। किसी कविता में बाहर और अंदर के वैविध्य, अंतर विरोध, बिखराव को फंतासी के माध्यम से ही एक सूत्र में पिरोया जा सकता था। आत्मालाप का नाट्य विधान मोनोलाग से मिलता है। यानी आत्मालाप का नाट्य विधान किससे मिलता है, तो मोनोलाग से मिलता जुलता है। प्रतीक विधान एकदम देशी है। यानी मुक्तिबोध का जो प्रतीक विधान है वह देशी है। बरगद, पीपल, खंडहर, बाबली, ब्रह्म राक्षस, बियाबान, जंगल, पटार, फनीधर आदि को चुनने में उन्होंने अपनी पीटी हुई परंपरा से अलग किया है। पर इन प्रतीकों का दोष यह है कि वे अपनी पुनरावृत्ति में ऊब पैदा करते हैं। कविता एक रस हो जाती है। यानी प्रतीक में मुक्तिबोध ने कौन कौन से प्रतीक माने हैं, उसमें बरगद माना है, पीपल है, खंडहर है, बावली है, ब्रह्म राक्षस है, बियाबान है, जंगल है, पटारी है, फनीधर है। यह जो है यह देशी विधान है और देशी प्रतीक है, इसी को उन्होंने अपने कविता में स्थान दिया है। इनके जो प्रतीकों का दोष यह है कि यानी इस प्रतीकों का जो दोष है वह पुनरावृत्ति यानी पुनरावृत्ति करने में ऊब पैदा करते हैं। कविता एक रस हो जाती है। प्रश्न होता है कि उन्होंने सारी कविताओं में एक ही ढंग की क्यों लिखी। यानी मुक्तिबोध की जो सारी कविताएं एक ढंग सी है, न प्रकृति चित्रण न श्रृंगारी। यानी उनकी कविताओं में न प्रकृति चित्रण है और न श्रृंगारिक चित्रण है, जिससे उनके अंतर्द्वंद्व की
चाह लगाई जा सके। यानी उस न प्रकृति चित्रण है और न श्रृंगारिक काव्य भी न कर सकते और प्रकृति चित्रण भी न कर सकते, तो एक वो उसकी कविता ठीक कौन सी है, तो इसमें एक अंतर्द्वंद्व है। ताल सप्तक के अन्य कवियों में रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर में माथुर की काव्य यात्रा लंबी और अपने ढंग की है। वे मूलतः रोमान और रंगों के कवि है। यानी ताल सप्तक के जो कवियों में रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे है, भारत भूषण अग्रवाल है, गिरिजा कुमार माथुर है। और वे माथुर की जो गिरिजा कुमार माथुर जो है, इनकी काव्य यात्रा जो है वह लंबी है। और गिरिजा कुमार माथुर यह जो है यह मूलतः रोमान और रंगों के कवि है। प्रेम या प्रणय के चतुर्दिक उनकी कविता घूमती रहती है। मंजिल उनका पहला संग्रह है। यानी गिरिजा कुमार माथुर का मंजिल जो है वह पहला काव्य संग्रह है। उनमें कैशोर भावुकता की अभिव्यक्ति है। धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा में उनकी प्रणयानुभूति कम नहीं होती। यानी गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह कौन से हैं, तो उनके गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह के नाम इस प्रकार है कि मंजिल जो है वो उनका गिरिजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह है। उन काव्य संग्रह में, मंजिल काव्य संग्रह में उनमें कौशोर और भावुकता दिखाई देती है। धूप के धान यह भी गिरिजा कुमार माथुर का महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। शीला पंख चमकीले यह भी है। भीतरी नदी की यात्रा यह उनके गिरिजा कुमार माथुर के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। उनकी प्रणयानुभूति कम नहीं होती। रामविलास शर्मा के शब्दों में, अभी रामविलास शर्मा गिरिजा कुमार माथुर के बारे में कहते हैं, उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वाधार्य तो दूर की बात है। यानी रामविलास शर्मा कहते हैं कि उनका जो मन है वो वयस्क नहीं है और प्रौढ़ नहीं है, उसके दूर ही रहता है। अभी यहाँ से दूसरे कवि है जो है वह है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में होता है और 1911 में आगे का भी जन्म होता है और उनकी मृत्यु 1993 में होती है शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर मूलतः प्रयोगवादी कवि है। यानी शमशेर बहादुर सिंह यह प्रयोगवादी कवि है। इस दृष्टि से वे आगे की परंपरा में पढ़ते हैं। यानी शमशेर बहादुर सिंह आगे की परंपरा में है और प्रयोगवादी कवि है। शमशेर और आगे में अंतर यह है कि शमशेर के प्रयोगवाद का रथ संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता, लेकिन जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंकुल ऊपर चला करता था, उसी प्रकार आगे का प्रयोगवादी रथ भी संवेदना के धरातल से 4 अंकुल ऊपर उठता है। यानी शमशेर बहादुर सिंह और आगे में अंतर बताते हुए बच्चन सिंह क्या कहते हैं, शमशेर जो है वह संवेदना के पास से जाता है, संवेदना को पकड़े रहते हैं, और आगे जो है संवेदना से दूर जाते हैं। जिस प्रकार धर्मराज और युधिष्ठिर का जो रथ था, वह रथ धरती से कुछ 4 अंकुल या 4 इंच या 4 फीट की ऊंचाई पर चलता था। उसी प्रकार आगे जो है संवेदना से दूर चलते थे। प्रयोगवादी रथ भी संवेदना के धरातल से या समस्या के या दुख से धरातल से 4 अंकुल ऊपर से चलता था आगे का, और शमशेर का जो था वह संवेदना को पकड़े हुए चलता था। शमशेर अपनी निजी अनुभूतियों, उनकी बारीक बुनावट और प्राय दुरूहता के कारण भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे छायावाद काल के अंतिम वर्षों में लिख रहे थे। यानी शमशेर बहादुर सिंह जो है वह छायावाद काल के अंतिम वर्ष में भी कविता लिख रहे थे। हंस का संपादन करते समय निराला और पंत के प्रभाव को वे स्वयं स्वीकार करते हैं, पर छायावादी नहीं है। यानी शमशेर बहादुर सिंह यह निराला और सुमित्रानंदन पंत इनके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। यानी गिरिजा कुमार माथुर पर निराला का प्रभाव था और पंत का भी प्रभाव था, जो सुमित्रानंदन पंत का प्रभाव था, लेकिन वह छायावादी कवि नहीं है। हंस का संपादन करते समय वे शिवदान सिंह चौहान के संपर्क में आए और मार्क्सवाद के प्रति आकृष्ट हुए। यानी बाद में उन्होंने जब
शमशेर बहादुर सिंह ने हंस पत्रिका का संपादन किया। प्रेमचंद ने भी हंस पत्रिका का संपादन किया है। तो फिर हंस पत्रिका का संपादन किया करते हुए वह शिवदान सिंह चौहान इनके संपर्क में आए और फिर वह उनके शिवदान सिंह चौहान के संपर्क में आने के बाद उन्होंने मार्क्सवाद अपनाया और मार्क्सवाद के प्रति वह आकर्षित हुए और उन्होंने अपनाया। प्रगतिवादी कविताएं भी लिखते रहे, किंतु रचना में प्रगतिवादी नहीं है, वे प्रयोगवादी है। यानी रचना करते हुए जो शमशेर बहादुर सिंह है वह रचना में प्रगतिवादी नहीं है, प्रयोगवादी है। मानवीय सरोकारों से विरहित प्रयोगवादी नहीं, आत्मसंघर्ष उन्होंने भी किया है, पर इनकी प्रजाति दूसरी है। एड्स का कहना है कि दूसरों से संघर्ष करने वाला रेहाटारिक लिखता है और अपने से संघर्ष करने वाला कविता। यानी जो एड्स जो विद्वान है वह क्या कहता है कि दूसरों से संघर्ष करने वाला रेहाटारिक लिखता है। यानी रेहाटारिक कौन लिखता है? जो दूसरों से संघर्ष करता है वह रेहाटारिक लिखता है, और जो अपने से संघर्ष करता है वह कविता लिखता है। निराला और मुक्तिबोध में बहिरंतरण का गहरा संघर्ष है, पर शमशेर का आत्मसंघर्ष निजी है, प्राइवेट है। यानी शमशेर बहादुर सिंह ने जो संघर्ष किया है वह आत्मसंघर्ष है, निजी है, खुद का है, व्यक्तिगत है, पर उनमें अद्भुत कशिश है। शमशेर कहते हैं, मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके, अगर इस अगर की विवेचना उनकी कविता की विवेचना है। यानी वह शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं खुद उनकी कविताओं के बारे में, मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घुट प्यार अगर मेरी कविता को उठा सके और कुछ थोड़ा सा अंश पढ़ सके, अगर की सब विवेचना उनकी कविता की विवेचना, यानी अगर शब्द की यदि विवेचना की जाए तो वह शमशेर की कविता की विवेचना होगी। शमशेर ने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी, यानी शमशेर बहादुर सिंह ने प्रगतिवादी कविता भी लिखी है। वाम 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 दिशा समय साम्यवादी प्रगतिवादी रीति युक्त है। यानी जो वाम वाम दिशा यह कविता तथा समय साम्यवादी यह जो प्रगतिवादी कविता और रीति युक्त कविताएं है। लेकर सीधा नारा यह भी उनकी महत्वपूर्ण कविता है। कविता को प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में बार बार याद किया जाता है। यानी शमशेर की जो कविता है लेकर सीधा नारा, यह कविता प्रगतिवादी है और काव्य आंदोलन में बार बार इसको याद किया जाता है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा अंतिम आशाओं की संध्याओं से, मैं समाज तो नहीं न मैं कुल जीवन कण समूह में हूँ, मैं केवल एक कण एक सहारा। अभी उनकी जो दूसरी कविता है शमशेर की अमन राग, यह एक लंबी कविता है, प्रगतिवादी सरोकारों से संबंध है, पर इन कविताओं में वे रम न सके। यानी वह प्रगतिवादी कविता लिखते समय वह ज़्यादा रम न सके, ज़्यादा उत्साहित न हो सके, वो ऊब जाते थे, उससे मुक्त भी नहीं हो सके। उदिता 1980 की भूमिकाओं में, यानी उदिता जो काव्य संग्रह है उसकी भूमिका में उन्होंने 1980 में उदिता जो प्रकाशित हुई थी उसकी भूमिका में इसमें दो भूमिकाएं हैं। वे एक प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु अपने वर्ग संघर्षों के कारण इससे जुड़ न सके। मेरी असली ज़मीन तो रोमानी ही थी, रोमानी बनी रही, चूका भी हूँ नहीं मैं। यानी शमशेर का जो दूसरा कविता संग्रह है वह है चूका भी हूँ नहीं मैं, यह भी है। आभार प्रकट करते हुए, यानी कहा जाए तो जो उदिता जो काव्य किताब है या ग्रंथ है उसकी दो भूमिकाएं लिखी हुई है। पहली भूमिकाएं कौन सी है? इसमें प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हुए उन्होंने वर्ग संघर्षों के कारण इससे जुड़ चुके, यानी वर्ग संघर्ष जो था इसके लिए वह उससे जुड़ गए। मेरी असली ज़मीन तो रोमानी ही थी, रोमानी बनी रही, चूका भी हूँ नहीं मैं, यह आभार प्रकट करते हुए लिखी हुई कविता है। अछूते बिंबों रंगों प्रतीकों और मित कथन की भंगिमा से समृद्ध किया है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चूका भी हूँ नहीं मैं, अपने पास बात बोलेगी, काल मुझसे होड़ है मेरी
और टूटी हुई बिखरी हुई उनके काव्य संग्रह है। यानी शमशेर के काव्य संग्रह कौन से है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास बात बोलोगी, काल तुमसे होड़ है मेरी। यह शमशेर के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अभी यहाँ से जो दूसरे कवि है वह प्रारंभ होते हैं। उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। उनका एक संक्षिप्त परिचय है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में होता है। शमशेर के समकालीन थे, यानी भवानी प्रसाद मिश्र जो शमशेर बहादुर है उनके समकालीन थे, एक ही समय में थे। दोनों की रचनाएं दूसरे तार सप्तक में संग्रहित, यानी शमशेर बहादुर सिंह की और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित है। पहले व्यक्तित्व और कविता दोनों में सहज सरल, किंतु दूसरे व्यक्तित्व में सहज और कविता में जटिल थे। यानी यहाँ पर पहले जो शमशेर है, शमशेर बहादुर सिंह जो थे वह शमशेर बहादुर सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र यह दोनों स्वभाव में सरल थे, सहज और सरल थे, किंतु दूसरे व्यक्तित्व में, यानी भवानी प्रसाद जो थे वह व्यक्तित्व में सहज और कविता में जटिल थे। मिश्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को पूर्णतः उजागर करती है उनकी पंक्तियाँ। अभी भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है और यह नेट में पूछी गई है 2022 के पेपर में। यह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। दूसरा तार सप्तक में संग्रहित उनकी कविताएं, यानी दूसरे तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं कौन सी है? गीत फरोश है, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल आदि बहुत लोकप्रिय हुई। दूसरा सप्तक में ही संग्रहित हरि नारायण व्यास रचनात्मक संभावनाएं लेकर आए, किंतु उनका अपेक्षित विकास न हो सका। यानी दूसरे ताल सप्तक में ही जो हरि नारायण व्यास जो है वह भी आए, लेकिन उनका ज़्यादा विकास न हो सका। अभी उसके बाद जो है महत्वपूर्ण और एक लेखक है, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।